चूरू नगर परिषद में 24 जनवरी को साधारण सभा की बैठक के बाद महिला पुलिसकर्मी से हुई धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पार्षदों के साथ हुई तकरार का मामला इतना बढ़ गया कि नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। एक महिला पार्षद महिला पुलिसकर्मी से उलझने लगी। महिला पार्षद का पति भी पुलिसकर्मी को डांटता नजर आ रहा है। वीडियो में हेड कांस्टेबल कौशल्या, कांस्टेबल चंदा और मीरा शेखावत दिखाई दे रही हैं। सदन का मान क्या है सदन बारह उठाली आ रखे सदन का मान तो मान तो लगे कानून मान लगे कानून को माने कानून बटो लगे माने कानून बटो लगे तो मान तो कानून को बच्चों आगे कोशिश करिए एक शब्द भी नहीं बोले एक शब्द भी बोला बताओ यही हो गए सदन का मान क्या है सदन बारह उठाली आ रखे। कोरोना के संकट काल ने जैसलमेर के पर्यटन कारोबार पर भी खासा असर डाला है। शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले इस कारोबार से करीब 50,000 लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। 5 स्टार होटल वाले से लेकर सम और खोड़ी में ऊंट चलाने वाले के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। बड़े मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में मशहूर हो चुके जैसलमेर में पिछले 2 सालों से ये भी टूरिज्म ठप पड़ा है। जैसलमेर के लोग हैं या राजस्थान की बात करें तो पूरा जो राजस्थान है एक तरह से पर्यटन के ऊपर ही डिपेंड है ज्यादातर। चाहे आप डायरेक्टली बात करें चाहे इनडायरेक्टली बात करें, छोटी लॉरी वाले से लेके कैमल सफारी वाला हो, जीप सफारी वाला हो, गाइड हो, दुकानदार हो, होटल हो, 5 स्टार हो, रेस्टोरेंट्स, कोई भी जो है वो सब इसी से ही जुड़े हुए हैं। जब भी इस तरह की कोई भी पैंडेमिक होती है तो सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो सीधा टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड होता है। इस बार अगर जो उम्मीद जगी थी कि भाई इस बार वैक्सीनेशन हो चुका है और तीसरी लहर में कोरोना नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मात्र 7 दिन जो 31, 25 क्रिसमस से 31 तारीख का जो समय था वो एक पर्यटन की बूम के लिए हमारे लिए उम्मीदों के लिए जागृत हुआ। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू हुआ, रविवार में वीकेंड कर्फ्यू के साथ में रात्रिकालीन 8 बजे कर्फ्यू भी सिस्टम चालू हो गया, जिसमें कहीं न कहीं पर्यटकों में मतलब एक भय का माहौल रहा। तो जैसलमेर में पर्यटक ने आना बंद कर दिया। पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशेष पहचान रखने वाली स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सालाना 1000 करोड़ से अधिक का व्यापार यहाँ पर्यटन से होता है और यहाँ की 90% जनता प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से पर्यटन से जुड़ी है। लेकिन इन दिनों पर्यटन से जुड़े इस जिले की आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं डगमगाने वाली है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच पर्यटन की जो तीसरी सीजन थी वो भी ठप है और फिर सीजन पिटने से कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसायियों के चेहरों पर अब चिंता की सिलवटें साफ देखने को मिल रही है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर हर कोई सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठा है कि सरकार कुछ राहत देगी, क्योंकि ऊंट संचालक हो, होटल चालक हो या फिर एक छोटा हैंडीक्राफ्ट का कारीगर या 5 स्टार होटल, हर कोई इस कोरोना के बीच प्रभावित हुआ है और जैसलमेर ही नहीं अपितु पूरा राजस्थान पर्यटन पर टिका है। अब देखने की बात तो ये होगी कि सरकार कितनी राहत देती है, लेकिन अब पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि अगर राहत नहीं मिली तो फिर ये कोरोना के काले बादलों के बीच ये जो पर्यटन की किरण है वो कहीं ना कहीं फिर जो है वो साए में नजर आएगी। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। अरबाज अहमद मेरे सहयोगी आमेर महल जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं हमारे साथ। अरबाज, कोरोना काल और पर्यटन, बड़ा असर पर्यटन पर पड़ा है कोरोना काल का, और अब तीसरी लहर आ गई है। क्या कुछ तस्वीरें जयपुर से जो पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग क्या कह रहे हैं? अरबाज जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं शुरू से हम बताते आए हैं किस तरह के हालात हैं, किस तरह से जुड़ाव राजस्थान का पर्यटन से रहा है। ऐसे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान किस तरह से तैयारी कर रहा है। ये तमाम गाइड है यहाँ पर जो मौजूद है, वेलकमिंग कर रहे हैं। आमेर महल प्रशासन यहाँ पर जो है वो वेलकमिंग कर रहा है। पर्यटकों के स्वागत के लिए पधारो हमारे देश के स्वागत के जो धुनों के साथ में बाकायदा यहाँ पे फूलों के साथ में ये लोग वेलकमिंग के लिए खड़े हैं। लेकिन ये एक जो आमेर का जो सबसे खास नज़ारा हुआ करता था वो थोड़ा अलग है। हमने हमेशा आपको एक चौक है जो भरा हुआ है, दीवाने आम जो है वो इन पर्यटकों से खचाखच दिखाया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी ओमिक्रॉन का असर है और इसकी वजह से जो पर्यटकों की तादाद है
वो उतनी नहीं है जितनी हमने हजारों की तादाद में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटन के हर साल आपको दिखाई है। फिलहाल उम्मीद हारी नहीं है, क्योंकि एक पर्यटक आता है तो 40 लोगों के लिए रोजगार लेकर के आता है। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर अलग अलग जगह से आ रहे हैं। इन टूरिस्ट का यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं ये गाइड पहुंच करके और स्वागत कर रहे हैं। साथ में ये इनको अवेयर भी कर रहे हैं कि हमें पर्यटन भी करना है, कोरोना की गाइडलाइंस का ध्यान भी रखना है। और ये तमाम लोग राजस्थानी जो धुन है, यहाँ पर एक स्थानीय आर्टिस्ट हैं, आप देखिए कि पधारो हमारे देश की धुन ये बजा रहे हैं, बरसों से बजाते आए हैं, विजय इनका नाम है। और यहाँ आने वाले टूरिस्टों से ये अपील कर रहे हैं कि आप तमाम लोग जरा ये धुन सुनाइए, पर्यटन करें, पधारो हमारे देश, खुद का भी, खुद के परिवार का भी। जी बिल्कुल, आप ये धुन सुनिए। विजय आर्टिस्ट हैं जी। आप देखिए, इनसे ही बात कीजिए अरबाज, क्या कह रहे हैं, इनसे बात करके पूछिए जरा कितना असर कोरोना काल में, क्या संदेश आप दे रहे हैं, क्या हालात क्या हैं, किस तरह का पर्यटन है, बहुत मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हैं, क्या कोशिशें आप कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी को जो है आज हम लोग बोल सकते हैं जो पर्यटन दिवस है हमारा, उसकी बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात यह है कि आज जो हम जो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सिर्फ एक वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए है कि हम लोग सब रेडी हैं, आप आइए। आज ये जो दिवस मनाया जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पर्यटक इंडस्ट्री जो है उसका जो जीडीपी जो है, इंडिया की जो जीडीपी है उस पर 7.7% जो है एक वो रहता है। ओके, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सभी जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन के ऊपर में निर्भर है, हम लोगों की गाइड्स संदेश की बात कहती है, हम लोग सभी वैक्सीनेटेड। जी बिल्कुल, हम लोग वैक्सीनेटेड हैं। जितने गाइड्स हैं, जितने टूरिज्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, उन सभी लोगों ने जो है अपने आप को फुल्ली वैक्सीनेटेड किया हुआ है। और हम सभी लोग प्रोटोकॉल जो है कोरोना का उसको फॉलो कर रहे हैं। और पॉजिटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके साथ में हम लोग जो है पर्यटक का स्वागत कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि अब पर्यटक जो है वो घरों से बाहर निकले और आए और ये जो पर्यटक स्थल जो है इनका अवलोकन करें, इन्हें निहारें, और हम सभी यहाँ उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। कितना आपके रोजगार के ऊपर असर पड़ा है? जो पहले आपका रोजगार होता था, आमदनी होती थी, कोरोना काल में हमारा जो पहले आमदनी होती थी उसका अब 20% ही रह गया है। पहले यानी कि हमें रोजाना दिन भर में 5 नंबर लगा लेते थे, अभी 1 नंबर के लिए भी हम इंतजार कर रहे हैं। अभी 1 नंबर के लिए भी मुश्किल हो रहा है। हाँ सर, क्या अपील करेंगे सरकार? सर हम यही चाहते हैं कि सर हमारा जो काम रुका हुआ है सर वो इंटरनेशनल फ्लाइट है, जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल फ्लाइटें शुरू की जाए, ताकि हम लोग 2 साल पहले जो काम करते थे वैसे ही काम करें। 2 साल पहले 38 करोड़ का पर्यटन हुआ था आमेर में, अब 5 करोड़ के करीब, 10 करोड़ के करीब बता रहे हैं। 4 गुना कम हुआ है। 4 गुना कम हो गया, क्योंकि जो बीमारी है कोरोना की वजह से पूरा इंटरनेशनली जो टूरिस्ट जहाँ भी जिस भी देश में आता है बहुत कम हो गया है। तो हम ये गुजारिश करते हैं सरकार से, जो जितना ज़्यादा देसी पर्यटक है कम से कम उनके लिए फैसिलिटीज ज़्यादा हो, डिस्काउंट्स वगैरह हो होटल्स में। तो जी बिल्कुल, आप देखिए तमाम लोग हैं, सारे लोग हैं, बड़े मुश्किल हालात से दौर से गुजर रहे हैं। ये जो विजय है, एक रोजाना कितनी बख्शिश आपको विजय मिला करती थी पहले अगर देखा जाए कोरोना काल से? अब तो 100-200 बहुत भारी हो गए, कुछ भी नहीं है अब। पहले कितना मिल जाया करता था? मिल जाते थे 300-400, 500, 600। और विदेशी पर्यटक कितना पसंद करते थे? बहुत ज्यादा पसंद करते थे, काफी टाइम हो गया उनको तो बंद हुए। अच्छा, अभी अपने हिंदुस्तान लोग आ रहे हैं, वो भी बहुत कम हो गए। दुआ तो आप भी करते होंगे कि पर्यटन चलता रहे, हमारा रोजगार चलता रहे, पेट पलता रहे। बिल्कुल सर, आए बिल्कुल घूमने के लिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया, पहले से घूमने के लिए आए, यहाँ पे बहुत अच्छा है राजस्थान। देखिए ये तमाम लोग हैं, करीब 40 से तबके राजस्थान की लोक कला की बात हो, लोक संस्कृति की बात हो, और ये धुन एक बार फिर से दर्शकों को ना सुनाएं तो ये थोड़ा बेमानी होगा। एक बार फिर से इनसे रिक्वेस्ट कीजिए अगर कोई धुन हमारे दर्शकों के लिए सुना सके। जी बिल्कुल, हमारे न्यूज़ 18 के दर्शकों के लिए खास जो रिक्वेस्ट है उसमें आप एक बार ये पधारो हमारे देश फिर से सुनाइए।
आप देखिए कि अच्छा ये अरबाज, एक पधारो खुशी हमारे की बात देश है, पहले लेकिन से एक अगर छोटा तुलना करें सादा दर्द है। तो कितना अंतर आप देख रहे हैं पहले पर्यटकों की संख्या में और अब आज के दिन की है, अगर हम बात करें पर्यटन दिवस है। देखिए हमने पिछले 3 साल के आंकड़ों का अध्ययन किया है, उसमें पूरे साल का अगर ओवरऑल औसत निकाला जाए तो जब 5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए थे तो उसके मुकाबले लास्ट ईयर में करीब 1 करोड़ सवा करोड़ पर्यटक आए, यानी 1/4 पर्यटन रह गया, 25 से 20% के करीब। लेकिन आज आप देखिए कि ये ओमिक्रॉन के बाद में दोबारा से फिर वो असर है। ये जो चौक है ये कभी खचाखच भरा होता था, यहाँ पर आने वाले हाथी हैं, यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक हैं वो तमाम लोग बड़े शानदार नज़ारे दिखाया करते थे। अब जो स्थिति है वो बड़ी बुरी है, इस तमाम इंडस्ट्री से जुड़े लोग परेशान हैं। कितना आपका रोजगार है और दूसरे जो गाइड के अलावा दूसरे जुड़े लोगों का रोजगार है वो कम हुआ है? हमारे आमेर के ऑलमोस्ट सभी टूरिज्म से ही जुड़े हुए हैं, जैसे हॉकर्स हैं, हाथी वाले हैं, सामान बेचने वाले गाइड्स हैं। तो अभी टूरिस्ट नहीं तो सभी हताश होकर बैठे हुए हैं। तो अभी उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि ये संडे का भी वीकेंड है वो खत्म हो जाए तो थोड़ा सा टूरिस्ट आने लग जाए। जी बिल्कुल, ये लोग हर तबके से, हर तरह के लोगों से, कुछ पर्यटक यहाँ पर मौजूद है, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं, किस तरह से जयपुर को देख रहे हैं? सुरक्षा का खुद का ध्यान रख रहे हैं, मास्क वगैरह लगा करके आपने लगाए? मास्क है हमारे पास। जी लगाइए। और क्या लगता है, पर्यटन भी जरूरी है, घूमना भी जरूरी है और सुरक्षा भी जरूरी है? नहीं, दोनों चीज जरूरी है सर। कहाँ से हैं आप लोग? श्रीगंगानगर। जयपुर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। क्या मैसेज देंगे कि भैया घर से निकलिए, घूमिए और सुरक्षा का भी ध्यान रखिए? जी। कैसे कहेंगे? सुरक्षा का ध्यान। न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शक देख रहे हैं आपको, करोड़ों, 6 करोड़ से ज्यादा इस टाइम। जी बिल्कुल, तो ये तमाम लोग हैं, कुछ पर्यटक यहाँ पर और मौजूद हैं। आप लोग कहाँ से हैं? अरबाज जयपुर से ही है। जयपुर से ही हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छी जगह है, घूमने आना चाहिए। जी बिल्कुल। पर्यटकों की बात कर ली अरबाज, गाइड्स की बात कर ली, हाथी गांव भी यही है जी, और हाथी पालकों की समस्याएं हम लगातार बार बार कई बार उठाई है, उन पर कितना असर? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से जो सुबह की सफारी का टाइम होता है उससे जो हाथी मालिक है वो रवाना हुए हैं। जो उनका नंबर लगता है वो रोस्टर के हिसाब से होता है और रोस्टर के हिसाब से जितने पर्यटकों की डिमांड आती है एक एक हाथी को एक एक चक्कर दिया जाता है। करीब 90 हाथी यहाँ पर हाथी गांव में मौजूद हैं, उनमें से महज 1/4 हाथियों का ही आज नंबर आ पाया है। और यही स्थिति कमोबेश ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद में, यानी नए साल के दूसरे सप्ताह से, आप देखिए कि क्रिसमस जब आया था दिसंबर में, हमने आपको पर्यटन में उफान दिखाया था और इतना बिजी शेड्यूल चल रहा था कि हाथी मालिकों को वक्त नहीं मिल रहा था और डिमांड ज्यादा थी। लेकिन अब बहुत से हाथी मालिक, करीब 75% हाथी मालिक आज ऐसे थे जो बिना एक भी सवारी पाए सीधे घर के लिए रवाना हो गए। असर पर्यटन व्यवसाय पर भी, पर्यटन व्यवसाय को रीढ़ माना जाता है, न सिर्फ सूबे की, प्रदेश की, बल्कि देश भर का की रीढ़ पर्यटन व्यवसाय को माना जाता है। लेकिन ये रीढ़ भी अब कमजोर होती जा रही है। कोरोना का असर इस मजबूत जगह पर भी पड़ा है। कोशिश की जा रही है कि इससे जल्द उबर लिया जाए, इससे जल्द बाहर आया जाए, और इस कोशिश में सरकार का साथ ही तमाम लोग भी दे रहे हैं। शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यटन के जरिए जहां लोग भारत के विविध सांस्कृतिक पहलुओं से रूबरू होते हैं, तो वहीं ये देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाता है। मरुधरा भी हमेशा से सैलानियों को लुभाती रही है। और पर्यटन दो जिस्म एक जान की तरह हैं। ऐसे में राजस्थान में पर्यटन को महत्व देने के लिए ज़रूरी है कि राजस्थान में पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। लेकिन पिछले 3 साल से अगर देखा जाए तो राजस्थान के पर्यटन में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। साल 2019 में जहां पर पर्यटकों की तादाद से लेकर के बल्कि पर्यटकों से होने वाली आमदनी के मामले में राजस्व के बड़े रिकॉर्ड स्थापित किए गए थे, वहीं 2020 में कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा डाउनफॉल आया कि पर्यटन जो उद्योग है अपने आप में संभल ही नहीं पाया है। साल 2022 है वो पर्यटन की नई उम्मीदें लेकर के सामने आया था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पर्यटन और पर्यटकों की तादाद में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। राजस्थान और पर्यटन दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। सच तो ये है कि मरुधरा की हंसी वादियों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक वास्तुकला के बगैर देश के पर्यटन की कल्पना ही बेमानी है।
तभी तो न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग मरुधरा के नजारों के दीदार के लिए बरबसी खींचे चले आते हैं। साल 2015 के बाद से तो आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, लेकिन 2020 में कोरोना की दस्तक के बाद से प्रदेश में पर्यटन की कमर टूट सी गई है। साल 2019-20 में करीब 6 करोड़ सैलानियों की मेहमान नवाजी करने वाले राजस्थान में 2020-21 के दौरान सिर्फ 1.5 करोड़ ही सैलानी आए। इस कारण पर्यटन से जुड़े लोगों को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तो कुल मिला के उन 2 सालों के अंदर रेवेन्यू 75 करोड़ के आसपास हो गई, लेकिन अगर इस कोरोना पीरियड में देखें 2 साल में तो 5 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हुई है, जिसको मैं तो कहूँगा कि एकदम नगण्य है। तो पर्यटन व्यवसाय को बहुत ही क्षति पहुँची। और जो 11 करोड़ और 87 लाख पहले जो राजस्व अर्जन हुआ था और 19 में, उसमें मुख्य जो बढ़ोतरी हुई थी वो विदेशी पर्यटकों के आने से राजस्व में बढ़ोतरी हुई थी। क्योंकि इस वर्ष जो विदेशी पर्यटक है 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 तक वो टोटल 1369 ही रहे हैं, जिससे ना के बराबर इनकम रही है। साल दर साल प्रदेश में सैलानियों की संख्या पर नजर डाली जाए तो 2015-16 में देसी विदेशी पर्यटकों को मिलाकर ये संख्या करीब 3 करोड़ 66 लाख 56 हजार थी, जो 2016-17 में बढ़कर 4 करोड़ 30 लाख 7 हजार तक पहुंच गई। बात 2017-18 की करें तो यह आंकड़ा 4 करोड़ 75 लाख 27 हजार को पार कर गया। 2018-19 में तो ये संख्या 5 करोड़ 19 लाख 90 हजार तक पहुंच गई और 2019-20 में ये संख्या बढ़कर 5 करोड़ 42 लाख 74 हजार को छू गई। वहीं 2020-21 में ये संख्या 1 करोड़ 55 लाख 63 हजार पर आकर अटक गई। जाहिर है कोरोना के वार ने प्रदेश के पर्यटन को भारी नुकसान पहुंचाया है। हेरिटेज जो इनका है, जो ओल्ड सिटी जैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अलग हमारे लिए एक एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पे सब व्यवस्था सब बराबर है, सब प्रोटोकॉल तो फॉलो कर रहे हैं, एंट्री पे भी सब मास्क चेक कर रहे हैं, तो अच्छा है, सेफ है यहाँ। मेन तो है कि ये ईयर एंड में जो क्लाइमेट रहता है उसके लिए राजस्थान काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आके देखा क्लीनलीनेस भी अच्छा है। अच्छा लगा, यहाँ पर सनशाइन बहुत अच्छी है, दिन में धूप खिल के निकल रही है। दिल्ली में तो पॉल्यूशन की वजह से कुछ नज़र नहीं आता है, तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ वेरी गुड प्लेस एंड हेरिटेज यहाँ का बहुत अच्छा है। राजस्थान या जयपुर शहर ने ट्रेडिशन को संभाल के रखा हुआ है। जैसे कल हमने दाल बाटी चूरमा खाया, गट्टे की सब्जी खाई, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हर चीज़ ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज टू दिल्ली एंड यहाँ पे वेदर इज़ वेरी नाइस एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू वॉच अराउंड, प्लस गुड हेरिटेज साइट्स, तो बच्चों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है, तो दैट्स द रीज़न वी केम हियर। हालांकि देश में दूसरे राज्यों के मुकाबले अभी भी राजस्थान का प्रदर्शन काफी अच्छा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना का संकट काल जल्दी खत्म होगा और प्रदेश में पर्यटन अपनी पुरानी रंगत में लौटेगा। फिलहाल जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, राजस्थान में पधारो मारे देश का स्लोगन देकर के कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को यहाँ पर अच्छा अनुभव दिया जाए। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस हिसाब से राजस्थान की सरकार और पर्यटन विभाग कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के मुश्किल हालात के बाद में कुछ बेहतर किया जाए, उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान में पर्यटन के अच्छे दिन फिर से वापस आएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात मौसम की, सर्दी के सितम की। श्रीगंगानगर में आज भी घने कोहरे की चादर में श्रीगंगानगर शहर लिपटा रहा, जिसकी वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कम विजिबिलिटी ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। वाहन चालकों को दिन में ही हेडलाइट जलानी पड़ी। वहीं हाड़ कंपकपाती ठंड से लोग बचने के लिए घरों में अंगीठी, हीटर और अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं। मरुधरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर आज कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जताई थी कि श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में शीतलहर चल सकती है, साथ ही साथ कहीं न कहीं पर घने से घना कोहरा छा सकता है, जिसका साफ साफ असर देखा भी जा रहा है। अभी इस समय श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ पर मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए, समूचा श्रीगंगानगर जिला इस समय घने कोहरे के आगोश में डूबा हुआ है। और यही वजह है कि जो घने कोहरे की वजह से जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो वाहन चालकों को होती है, और यही विजिबिलिटी कम होने की वजह से अधिकांश वाहन चालकों के द्वारा फॉग लाइट्स या हेडलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि
किसी भी तरह की दुर्घटना को टाला जा सके। निश्चित तौर पर जिस तरह से श्री गंगानगर जिले के लिए मौसम विभाग द्वारा जो संभावना जताई गई थी, लगभग वैसा ही मौसम श्री गंगानगर जिले में देखा भी जा रहा है। देखिए आप किस हद तक श्री गंगानगर जिला इस समय घने कोहरे के आगोश में डूबा हुआ है। ये 9 बजे से भी बाद का वक्त है। यदि हम थोड़ा सा शहरों में बाहर निकल कर थोड़ा सा रूरल एरिया की तरफ या खुले एरिया की तरफ जाएं तो ये कोहरा और ज़्यादा घना हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी अच्छी खासी प्रभावित होती है। हमने कुछ वाहन चालकों से भी बात करने का प्रयास किया। वो कह रहे हैं कि काफ़ी ठंड है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। कैसा मौसम है आज अभी इस समय? बहुत ठंड है, धूप बहुत ज़्यादा है, दिखाई नहीं दे रहा। हम देख रहे हैं। कहाँ से आप गाड़ी चला के आ रहे हैं? अच्छा, ऐसा है कोहरा कितना? बहुत ज़्यादा है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। भरतपुर में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सर्दी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में आज की बात की जाए तो आज सर्दी के सीज़न का सबसे अधिक कोहरा रहा, जहां विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य स्तर पर रही। जिला मुख्यालय के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी घना कोहरा छाया हुआ नजर आया। ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को भी कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के आगोश में पूरा जिला नजर आया, जिसमें शहर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगह धुंध ही धुंध नजर आई। सर्दी के सीजन में सबसे अधिक कोहरे में जायजा लिया संवाददाता दीपक पुरी ने। भरतपुर में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज की बात की जाए तो आज कोहरा बहुत है और सर्दी भी बहुत है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले 2-3 दिन तक जो है कोहरा बहुत रहेगा और कोहरे के साथ साथ जो है सर्दी भी रहेगी। अब बात की जाए भरतपुर शहर की, तो भरतपुर शहर के साथ साथ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरा बहुत है और कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल शून्य स्तर पर है। कुछ भी जो है दिखाई नहीं दे रहा है। कहा जा सकता है कि सर्दी के सीजन का आज पहला कोहरा इतना जो है देखने को मिला है। यहाँ पर कुछ छात्र भी है जो कोचिंग जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, इनसे बात करें। कहाँ जा रहे हैं आप? कोचिंग सेंटर। कितनी सर्दी है आज? आज बहुत सर्दी है। आज कल कड़ाके की धूप निकली थी, आज एक साथ सर्दी है। परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। नौकरी के लिए, आजीविका चलाने के लिए पैसा तो भी चाहिए। घर वाले विश्वास लेके हमें यहाँ भेज रहे हैं, उनकी इच्छाएं तो पूरी करनी है। और भी छात्र हैं जो कोचिंग के लिए जा रहे हैं और एक कड़ाके की सर्दी पे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आए हैं? कोचिंग जा रहे हैं हम चौहासापुर से आए हैं। गाँव में कितना कोहरा है? गाँव में अत्यंत कोहरा पड़ रहा है। तो वहाँ से आने में जाने में परेशानी तो होती है। कोहरा बहुत पड़ रहा है, सर्दियों में जल्दी से निकलना पड़ता है, फिर यहाँ से जाना पड़ता है। सर्दी बहुत पड़ रही है। तो कहा जा सकता है कि ये जो छात्र हैं ये कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और कोहरे की मौसम की बात की जाए तो अभी भी जो है चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है। समय काफ़ी हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी कोहरा छाया हुआ है। चारों तरफ जो है कोहरे की धुंध नज़र आ रही है। और बाजार में भी इस वक्त मैं हूँ, ये बाजार का मुख्य मार्ग है, यहाँ पर जो है कोहरा अधिक देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे की बात की जाए तो अत्यधिक जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन तक जो है, अगले 2 दिन तक सर्दी जो है वो और रहेगी और सर्दी के कारण जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। पूरे प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। लोग रजाइयों में दुबके अपनी रात बिता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ड्यूटी सबसे पहले है। पुलिसकर्मी भी इस कड़ाके की ठंड में जब रात्रि गश्त पर निकलते हैं तो कई मुश्किलों से रूबरू होते हैं। यहाँ तक कि उन्हें रात को चाय तक नहीं मिल पाती है। ऐसे में राज्य के डीजीपी ने पुलिसकर्मियों की मुश्किल समझी और रात के समय ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों के लिए चाय का इंतजाम करवाया। उन्होंने आदेश जारी किया कि शहर के पुलिस अधिकारी ही रात्रि में तैनात पुलिस वालों को चाय उपलब्ध करवाएंगे। डीजीपी के इस आदेश के बाद अब रात के समय गश्त पॉइंट पर ही पुलिस के जवानों को चाय मिलती है, जिससे कड़ाके की सर्दी में जवानों को गर्माहट का एहसास होने लगा है। दौसा में खुद एएसपी लालचंद कायल चाय की केतली और मिट्टी की कुल्हड़ लेकर गश्त पॉइंट पर पहुंचे और अपने हाथों से जवानों को चाय पिलाई। अधिकारी के हाथों चाय पीकर पुलिस के जवान उत्साहित नजर आए और उन्हें अधिक मजबूती से कार्य करने की प्रेरणा भी मिली। हमारे डीजी साहब ने अभी एक आदेश निकाला है कि सर्दी को देखते हुए रात में काफ़ी पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हैं, उनको चाय की व्यवस्था नहीं मिलती और इसलिए डीजी साहब ने आदेश निकाला है कि भाई बजट से इसके लिए प्रावधान किया गया है। अधिकारी जाएंगे थाने से और उसको जाके जो भी जितना भी गश्त में जाता है, नाकाबंदी पे कोई जाता है, उस जाब्ते को चाय पिलाएंगे। उसके लिए बाकायदा बिल लिया जाकर एसपी ऑफिस में भिजवाएंगे जिनका रिएम्बर्समेंट होगा। हमारे माननीय महानिदेशक महोदय ने रात्रिकालीन ड्यूटी में
तैनात जाब्ते को सभी पॉइंटों पर रात में जो है चाय सर्व करने के आदेश किए गए, जो पहले नहीं मिलते थे। रात्रि के समय में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद हो जाते हैं, जो चाय नहीं मिलती। अब प्रत्येक थाना स्तर पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो ड्यूटी में तैनात जाब्ता है उसको रात्रि में ड्यूटी के समय चाय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। श्रीमान डीजीपी साहब ने जो आदेश दिए हैं रात में चाय पिलाने के, वो बहुत अच्छे हैं। इससे जवानों को मनोबल बढ़ेगा और उसी हिसाब से काम करते रहेंगे। झुंझुनू के जाखड़ों कबास में प्रशासन ने विकास जाखड़ का अनशन तोड़वाया था। विकास को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था। विकास रीट परीक्षा में धांधली और दूसरे मुद्दों को लेकर अनशन पर बैठे थे। अब इस मामले में विकास जाखड़ का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विकास ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उसका अनशन जबरन तोड़वाया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए प्रशासन दमनकारी नीति अपना रही है, लेकिन हम अपनी आवाज को और बुलंद करेंगे। विकास ने लोगों से आह्वान किया है कि 26 जनवरी को पूरे प्रदेश में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में प्रदर्शन करें। झुंझुनू से खबर हमने आपको बताई, जहां विकास जाखड़ ने कुछ आरोप भी लगाए हैं कि उनका अनशन जबरन तोड़वाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।